बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल में इस वक्त अवाम इतनी बिखरी हुई सड़कों पर निकली है, आप ज़रा मनाजिर देखिए कि फ़ौज से कंट्रोल नहीं हो पा रहे उनके मामलात। और हैरान कुन तौर पर बजाय कि हमें ये कहा जाता है कि जी वो इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं, वो जी रफ़ा में ऑपरेशन फलाना, वो कहते हैं 48 घंटे हैं आपके पास। उन्होंने 48 घंटों का नेतन्याहू को अल्टीमेटम दे दिया है, जिंदा या मुर्दा। ये देखिए कैसे अल्फाज है, जिंदा या मुर्दा, हमारे कैदियों को लेकर आए, नहीं तो पूरे इसराइल में उधम मचा देंगे। ऐसा तलट पलट करेंगे गवर्नमेंट का सिस्टम कि कोई भी फिर अपनी कुर्सी पर रह नहीं पाएगा, नाम छोड़ेंगे। और ये इतना खतरनाक मामला सामने इस वक्त आया है कि ना उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को टिकने देंगे, ना आर्मी चीफ को, ना शिन बैत को, और ना किसी और को। उन्होंने कहा सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके हेडक्वार्टर पर धावा बोल देना उन्होंने। उसके अलावा नेतन्याहू को उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, 48 घंटे जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। अब आप ये सोचें कि उधर असल में हो ये रहा है कि हमास के लोग धड़ाधड़ वीडियोस जारी कर रहे हैं उनके घर वालों की, वो रो रहे हैं, प्ली कर। यही तो नफसियाती हरबा है, उन्होंने काम तेज कर दिया। अब लोग सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि बस हमारी ये बस हो गई है, अब आपने लेकर आना और हर सूरत आना है। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि मामलात काफ़ी हद तक इसराइल में इस वक्त ख़राब है, क्योंकि अब लोगों की हालत बेजार है। अब असल में देखिए मुसलमानों का तो सबने देख लिया कि वो सोए पड़े हैं, उनको कोई मसला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप बंदे लेकर आए। और दूसरा मसला ये है कि जब ये ऑपरेशन उन्होंने रफ़ा और बाकी जगहों पर भी कर दिया है, उधर से ईरान ने इनको वार्निंग जारी की है कि हम इन पर मिसाइल और चीज़ें दागेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें आप 48 घंटे के अंदर ये नहीं ला सकते, क्योंकि जो एहतजाज करने वाले हैं गवर्नमेंट के अंदर से बहुत सारे जो लोग हैं, फौज के अंदर से जो लोग हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर से जो बहुत लोग हैं, वो इनको बैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सड़कों पर निकले, आप नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डालें कि वो इस जंग को रोके। अब असल में आप ये देखें ना कि अमेरिका ने जब जैसे ही कहा इसराइल को कि भाई मैं हथियार नहीं दूंगा और फलाना नहीं दूंगा, अगले ने अदम एतमाद लाकर खड़ी कर दी है, यानी जो ड्राफ्ट तैयार करवा ली उसकी इम्पीचमेंट का। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका प्रेशर फील कर गया है, लेकिन इसराइल के अंदर वो प्रेशर अभी तक फील नहीं हो पा रहा। सो उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया, बट 48 घंटे के बाद क्या होगा? देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ऐसा लग रहा है कि 48 घंटे के बाद लड़ाई जो है वो शायद, यानी हमास की, हिजबुल्लाह की, ईरान की लड़ाई से हटकर यहाँ इसराइल की आवाम की और अपनी गवर्नमेंट की लड़ाई शुरू हो जाएगी। इन्होंने फैसला कर लिया, इन्होंने सारी सिक्योरिटी हाईलाइट की है कि अब अपने लोगों के साथ करना है, हमने इनको नहीं छोड़ना। कि ये आकर हमें कह रहे हैं कि अगर 48 घंटों में जिंदा है मुर्दा नहीं लेकर है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। वैसे इन्होंने कोशिश करनी है, अगर इनको ना कुछ मिला तो हो सकता है ये मुर्दा कोई ले आए कि ठीक है जी ये तो हमने ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत सारे जिंदा हैं उनको वो कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि डील तो अब इन्होंने कैंसिल की है। सो अब की दफ़ा मामला ये हुआ है कि इसराइल के मीडिया में खबरें ही आ गई थी कि जी हमास ने डील एक्सेप्ट कर ली थी, इन सब ने मामला तय कर लिए थे। अगर किसी ने नहीं की तो वह इसराइल ने। तेजी के साथ इस वक्त इसराइल में लोग अपने बैग पैक कर रहे हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं और तेजी से जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि इसराइल में इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। और वो क्राइसिस आप ये देखिए, एक तो समझ आती है ना कि वो लेबर का क्राइसिस था, फ़लस्तीनी काम करते थे, गजा के लोग करते थे, वो पड़ गया क्राइसिस। वो तो उन्होंने इंडिया से लोग मंगवाए और वो धड़ाधड़ मंगवा रहे लाखों के हिसाब से, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है वो इसराइल में जो कंपनीज हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स, IT एक्सपर्ट्स, जो फिजिशियन है या जो इंजीनियर्स हैं, वो सारे मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये असल मामला हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आप ये देखें कि मिस्र की जानिब से ये कहा गया है, इसराइल को वार्निंग जारी की गई है कि अब आपका और हमारे दरमियान, यानी जो हमने जो तस्लीम किया हुआ है, ये मामला इतना ख़राब हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि अब हम आपके साथ जो मुआहिदा है वो ख़त्म कर दें अमन का, और हम भी इसराइल को तस्लीम जो किया हुआ है उससे इनकार कर दें। यानी आप सोच लें कि इस वक्त उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हाई रिस्क मामला हो गया है, हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। बाकी सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त सिर्फ बयानबाजी दे रहे हैं। देखिए ये जंग जो है वो अब मिस्र के अंदर तक दाखिल हो रही है। अगर यहाँ पर लेट से
कि इसराइल की आवाम बाकी सड़कों पर इस लेवल पर आ गई और आकर उन्होंने सारा काम कर दिया, तो फिर तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था वो इन्होंने कर दिया। अगर ये करने में नाकाम रहते हैं तो फिर मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम है। आप ये सोचो, एक बड़ी अजीब बात हुई है कि अमेरिका ने नेतन्याहू को एक ऑफर दी है, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं तुम्हारा तख्ता गिराता हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आता हूं। आप ऑफर सुन के हैरान होंगे कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कहा है कि हम हमास के जो लीडरान हैं उनके बारे में इसराइल को उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए तैयार हैं। बदले में वो ये काम कर दें कि आप लोग रफा ऑपरेशन खत्म कर दें। उन्होंने कहा हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन दे देंगे कि किन टनल्स के अंदर ये छुपे हुए हैं, वहां पर जाकर आप इनको मार सकते हैं और आपके जो कैदी हैं वो आप वहां से निकाल कर रिहा कर सकते हैं। अब इसराइल में जब ये ऑफर आई है अमेरिका की जानिब से तो खलबली मच गई है। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी और आपने वो इंफॉर्मेशन पास नहीं की थी, या अब इसराइल को ये भी लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है या अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन अप टू डेट नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम वहाँ पर टनल्स में जाएं और हमें ही वहाँ पर जाकर उड़ा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर फौजी जो है वो ऑलरेडी जाने को तैयार नहीं, तो हमें वहाँ पर जाकर उड़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा। यानी उन्होंने यहाँ तक कहा है सिनवार से लेकर बाकी तमाम जितने भी हैं इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, आप जाकर इनको मार लें, उनकी जहाँ फैक्ट्रीज लगी हैं, जहाँ हथियार बन रहे हैं, फलाना और वो सारी की सारी आप जाकर बेशक उड़ा दें, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते। शर्त ये है कि आप यहाँ पर ऑपरेशन रोक दें। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को अप्रूव नहीं कर रही, अमेरिका के ऊपर प्रेशर इस वक्त आया हुआ है और ऊपर से बाइडन बयान भी दे चुका है। बाइडन के बयान देने के बाद वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि हमने इसको फारिग करना है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ये तो बहुत ज़्यादा इसराइल के लिए ख़तरनाक हो गई है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इसराइल ने इस वक्त ये क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा है कि हथियार तो हमें आप देंगे, आपके बड़े भी देंगे, हम आपके लिए ऐसे मामला सामने ले आएंगे कि आपको हथियार देना पड़ेंगे। अब असल मसला ये है कि अमेरिका करे या ना करे, अवाम अगर उनकी मैनेज करने में कामयाब हो जाती है इन 48 घंटों के अंदर, तो फिर हम ये समझेंगे कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। और वो एक ही सूरत देखिए, अवाम वो कह रहे हैं कि आपके पास टाइम है, अगर आपने ना किया तो 48 घंटे के बाद हम हर जगह पर होंगे, सड़कों पर होंगे और उसके बाद पूरा मुल्क जाम कर देंगे। अगर लेट से वो इस दबाव के तहत डील करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इतना नफ्सियाती, यानी आप समझ लीजिए कि ऐसा हरबा मास ने जो इस्तेमाल किया वो काम करेगा। अमेरिका असल में ये देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है, इसराइल को ये बात पता है कि जो अवाम सड़कों पर निकली हुई है ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि इन लोगों को हमास ने इनके प्यारों की वीडियोस रिलीज की हैं और इसकी वजह से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर ये काम हो गया तो कल को ये कुछ भी करके ऐसी सूरत हाल में वीडियोस जारी करेंगे तो हम मेरे लिए तो मसला पैदा हो जाएगा। अब असल में लड़ाई जो है वो उसकी अवाम के साथ होने वाली है। यानी नेतन्याहू को अब इंटरनली अपने मुल्क से मसला पैदा हो गया है और ये देखने वाली सूरत हाल होगी कि क्या इसराइल के अंदर वाकई इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ इस लेवल पर जाकर काम कर सकते हैं, वो यानी वो फैसला करवा सकते हैं। देखिए पिछले तकरीबन 220-25 दिनों से तो उन्होंने हद से ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है, तो क्या वो इस प्रेशर को बढ़ाने में कामयाब हो चुके हैं? अभी तो हालत ये है कि इस वक्त सायरन जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं और काफ़ी जगहों पर यानी पूरी तरह हालात ख़राब हैं। इराक से कुछ मिसाइल फायर किए गए हैं जो इसराइल की बेसिस को इस वक्त टारगेट बना रहे हैं। देखिए मुसलमानों के साथ जो मामला था उसको तो आप एक जगह अलग रख दें, इसराइल के अंदर आप इमेजिन कर लेंगे कि वहाँ पर मीडिया में नेतन्याहू के खिलाफ इतना लिखा जा रहा है कि हत्ता कि बहुत सारी जगहों पर आप ये लिख नहीं सकते। यानी इसराइल में काफ़ी हद तक इजाज़त है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो लिख नहीं सकते, वो खुलकर लिख रहे हैं। लेकिन अब वो क्लियरली लिख रहे हैं कि भाई हमारी फ़ौज का नुकसान हो रहा है, हस्पताल हमारे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है वो फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, हमारे पास लोग नहीं हैं और काफ़ी हद तक जो यानी आप ये सोचें कि बड़ा मुश्किल होता है। इसराइल के जो डॉक्टर्स हैं एक तो वो हैं काफ़ी इंटेलिजेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पढ़े लिखे हैं और काफ़ी उनको समझ बूझ है। दूसरा, उनमें से बेशतर के पास दोहरी शरीयत है, तो उनको दुनिया भर के अंदर जॉब्स ईजीली मिल रही हैं, हाथों हाथ उनको लिया जा रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर बस मसला ये है कि एक जगह से सेटल होकर हो जाना। अब वो वहाँ पर रिपोर्ट नेतन्याहू को पेश की गई है
कि अगर इसी तरह ये जंग जारी रही और लड़ाई चलती रही तो फिर क्या होगा। वो कहता है मैंने प्लान ऐसा बनाया हुआ है कि मैं जैसे ही इन चीज़ों को फतह करना शुरू कर दूंगा, उसके बाद जब मुझ पर हमला होगा तो ये सारी फोर्सेस को मैं लगा दूंगा उनके आगे, चाहे वो ईरान हो या दीगर ताकतें हो, वो इन पर हमलावर हो जाएंगी। तो मेरे लिए ये लड़ाई जो है वो अपने मुल्क से मैं निकाल कर बाहर ले जाऊंगा। उधर मिस्र ने इनको वार्निंग जारी की है कि अगर आपने ये रफा ऑपरेशन बंद ना किया और मिस्र के बॉर्डर पर आपने ये काम आकर किया, तो उन्होंने कहा है कि फिर तैयार रहिएगा, ये जो आपके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस आया हुआ है, हम इसमें फरीक बन जाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं अब इसराइल को दबोचें, और फिर उसके बाद खाली साउथ अफ्रीका नहीं होगा, हम होंगे और फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। उधर से आप देखेंगे वो जवाब इसराइल क्या देता है। वो कहता है कि पिछले 220-25 दिन से पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हुई है। क्या उखाड़ लिया उन्होंने हमारा, सिवाय एक ईरान के हमले के कि ईरान का हमला आकर हुआ है, और वो भी हमला जो हम पर हुआ है उसमें भी देखिए कितने ममालिक हमारी सपोर्ट में आए थे। यानी आप अंदाज़ा करें कि ऐसी सूरत हाल है कि ईरान का ये कहना कि 200 से ज़ायद फाइटर जेट्स थे वो आकर काम करे। असल में हुआ ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हिजबुल्लाह ने हालिया इन पर हमला किया और मिसाइल दागे, आयरन डोम को इन्होंने तबाह किया। जब आयरन डोम को उन्होंने तबाह किया तो एक अजीब सूरत हाल सामने आती है कि आयरन डोम को तबाह करने के बाद अब वो जो मिसाइल आ रहे हैं उनको इसराइल के जेट्स आकर रोक रहे हैं। उनके F-35 आ रहे हैं या उनके दीगर जेट्स हैं या F-16 है, वो आकर इन मिसाइलों को रोक रहे हैं। यानी उनके असल में जो डिफेंस सिस्टम है उसने जवाब दे दिया है। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मेंबरशिप के लिए वोटिंग हुई। अब आप सोचेंगे कि इंडिया ने भी वहाँ पर जो वोट है वो फ़लस्तीन के हक़ में डाला। यानी उस वक्त आप सोचें कि इस सारे मामले पर तकरीबन 143 कंट्रीज़ ने यानी वोटिंग की, जिसमें से तकरीबन 25 ने यानी गैर हाजिर थे, एब्सेंट थे, और 9 ऐसे थे कि जिन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अब इस सारे सूरत हाल में आप सोचेंगे कि इंडिया भी फ़लस्तीन की हिमायत के अंदर इस मामले पर आ गया है कि इसका क़याम होना चाहिए। यानी ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इस मामले पर इन्होंने पूरे का पूरा खाने का जो फैसला किया वो भारत ने भी यहाँ से हाथ उठा लिए। भारत को असल में मसला क्या है, वो इस वक्त परेशानी में ये है कि ये आप सोचें कि कभी ज़िंदगी में इंडिया इसराइल के खिलाफ जाकर वोट दे सकते जहाँ पर अमेरिका और ये फलाना हुआ। असल में जयशंकर ने एक बात की, उन्होंने कहा जी वो दिन चले गए जब अमेरिका की उजारादारी खित्ते में हुआ करती थी। देखिए ये बयान पाकिस्तान की जानिब से जाता तो हम कहते क्या बात है, ये बयान इंडिया के अंदर से जयशंकर ने दिया है अमेरिका के खिलाफ। क्यों बयान दिया है? क्योंकि वहां पर अमेरिका उनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप इसराइल का साथ दे इस जंग में हुजियों के खिलाफ। वो कह रहे हैं हमारी दहलीज से जंग थी इसराइल की, कभी किसी ने सोचा था वो जंग भारत के दरवाजे तक इस वक्त दस्तक दे रही है हुसियों की सूरत में कि वहां से शिप निकलेंगे और ये वहां से शिप मार देंगे और मिसाइल मारेंगे और उसके बाद उन शिप का कोई अता पता नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि इसमें जंग इसराइल की थी, नुकसान अब भारत को भी हो रहा है, क्योंकि वो ये तो किसी को नहीं पता था ना कि वो हमला करते करते इंडियन ओशन में चले जाएंगे, भारत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, भारत से शिप निकलेंगे, चाहे वो इसराइल के लिए हो किसी जगह हो, उसको मारेंगे। और आप देखें हुसियों का डर कितना है कि अमेरिका से लेकर कोई ताकत भी उसके सामने खड़ी होने को तैयार नहीं। अब मामला ये हुआ है कि भारत ने भी फ़लस्तीन के लिए वोट दिया है। क्यों? वो कह रहे हैं कि आप इसको जंग बंदी करें, यानी फ़लस्तीन की रियासत जो है वो उसको हम तस्लीम करेंगे और आपने हर सूरत जंग बंदी करनी है। यहाँ तक मामला इस वक्त आ चुका है। अब भारत भी इसराइल के खिलाफ है, इसराइल के अंदर अवाम भी उनके खिलाफ है। सिर्फ 9 कंट्रीज इस वक्त साथ खड़ी हैं इसराइल के। यानी आप ये सोच लें कि कोई वोटिंग से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए 143 में से 9 ममालिक ऐसे हैं कि यानी जो इसराइल के साथ खड़े हैं, बाकी 25 एब्सेंट थे। तो इससे तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई है ना कि जो एब्सेंट थे वो भी न्यूट्रल रहने की उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हम इधर भी है विकेट के दोनों जानिब। इसराइल को इस वक्त ये नहीं चाहिए कि विकेट के दोनों जानिब, वो चाहते हैं कि एब्सोल्यूट हमारे साथ खड़े हो। अमेरिका इवन के खड़ा हो गया इसराइल के साथ। सो अब अगर असल में कोई चीज़ ये काम कर सके, देखिए सारे फेल हो चुके हैं। अगर बिल्कुल ऑनेस्ट बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर सारे फेल हो चुके हैं। अगर इसराइल की आवाम खड़ी हो गई इस दफ़ा और वो अपने कैदियों के बहाने ही सही है इस मसले के लिए कि भाई जंग हो रही है, बस बहुत हो गया, अब ये बंद करें, अब यकीन कीजिए बाजी पलट सकती है, क्योंकि आप एक हद तक ये काम बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए पिछले 76 सालों में इन्होंने लाखों लोग लाकर बसाए दुनिया से।
अब आप ये सोचे वो ऐसा ऐसा करके सारे बैग पैक कर रहे हैं जाने की तैयारियों में कि बस ठीक है यार, अब हमारे साथ इनके मामला हल नहीं हो रहे, मजीद लड़ाई हम कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। सो इसराइल को अब ये पोजीशन अपनी संभालना पड़ रही है। कितनी देर तक वो संभाल पाते हैं ये कहना बड़ा एक अजीबोगरीब है, मुश्किल काम है, कबल अज़ वक्त है, चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल जो भी मामला है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल की पोजीशन अपने ही मुल्क में बड़ी वीक है। लास्ट चांस है, बिल्कुल लास्ट चांस है इसराइल के लिए और बाकी ताकतों के लिए। या तो इसराइल अपनी अवाम को भी कैद खाने में डालने में कामयाब हो जाएंगे, अगर वो ना हो पाए तो फिर ये बात बड़ी क्लियरली समझ हो पाएगी कि नेतन्याहू के दिन गिने जा चुके हैं। और अगर उन्होंने अपनी अवाम को भी काबू कर लिया नॉर्थ कोरिया की तरह, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि इसराइल को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वैसे तो जो सूरत हाल नजर आ रही है वाकई इनको अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो अपनी अवाम पर भी चढ़ दौड़ने को तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।